हमारे जीवन को बदल दिया है। बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। डिजिटल बाल मेला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। कहते हैं शिक्षा बेहतर होगी तो समाज समझदार होगा, और समाज समझदार होगा तो देश तरक्की करेगा। लेकिन कई ऐसे तबके हैं जो बेहतर भविष्य के बेस कहे जाने वाली बेहतर शिक्षा से ही वंचित हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक तबका। चाहे मदरसे में स्टूडेंट हो या पैरा टीचर्स या फिर पंजाबी टीचर्स, इन्हें अपने हक के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं और जिम्मेदारों से पूछेंगे कि आखिर कब तक हक से पिछड़ेगा अल्पसंख्यक। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है, लेकिन जब किसी समुदाय की मांगे कोई जनप्रतिनिधि उठाता है तो समाज की उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। कुछ इसी कड़ी में नगर विधायक वाजिब अली ने सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और पैरा टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की मांगे उठाई हैं। वाजिब की मांगे कितनी वाजिब हैं और आखिर क्यों अब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जा सका, इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। खुद कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। पंकज जोशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। अली असगर हैं नायब काजी मंसूरी पंचायत संस्था की तरफ से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन मसलों को लेकर जिन बातों का जिक्र वाजिब अली ने अपने खत में किया है, लेटर में किया है, उन बातों पर अभी तक कुछ आगे बढ़ा क्यों नहीं गया, उस पर अमल क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर कई सवाल हैं। सबसे पहले वाजिब अली जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर एक खत लिखने की जरूरत आपको इस वक्त में अभी क्यों महसूस हुई खुद मुखिया को? अभी नहीं, ये तो कई महीने पहले की बात है। और वक्त वक्त पर जब चीज़ें सामने आती हैं, जहाँ कहीं भी कोई कमी नज़र आती है, यहाँ जहाँ किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो अब ख़त के द्वारा या पर्सनली मिल के चीज़ों को बताया, अपने मुखिया को बताया जाता है ताकि उनका उन समस्याओं का निवारण हो सके। निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्हीं के लिए पत्रों के द्वारा भी पर्सनल मिल के भी सरकार को अवगत कराया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है धीरे धीरे आने वाले वक्त में उन चीज़ों पे तवज्जो मिलेगी और वो मांगे पूरी होंगी। चलिए ठीक है, लेकिन आज तक इन मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी मैं आपसे आगे जवाब दूंगी, लेकिन पंकज जोशी मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप वाजिब अली के इन तमाम मांगों को कितना वाजिब मानते हैं? सबसे पहले सवाल। देखिए, मैं बहुत एक चीज़ आपको बता दूं कि इस देश में 1947 में संविधान बना, और यदि उससे पहले भी हम यदि 2000 साल पहले भी बात करेंगे तो आप एक चीज़ बड़ी साफ देखेगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ है, तो वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है उन्होंने कहा जब धर्म और ग्रंथों की बात होती है उसके बाद में संविधान होता है, तो बेसिकली संविधान ऊपर होना चाहिए। और हमारे यहाँ भी देश की खूबसूरती में जो आपने कहा कि हमारे देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, संविधान की भी खूबसूरती है। इसीलिए संविधान में लिखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अब आप देखिए, और अब देखिए कि जिनके ऊपर ये काम है वही जो है इन चीज़ों की मांग और जो है बीच में जो है इन चीज़ों को उठाना चाहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और संविधान में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है जिस तरीके से इसमें है तो धर्म के आधार पर आरक्षण की कहीं इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग है, मेरे ख्याल में गलत है। जोशी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाँ जी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर है कि आप यदि इस चीज़ की थी तो असगर अली जी को 2 साल से लगातार जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जा रही थी तब कहाँ थे भैया आप लोग? तब तो आप इसका विरोध में थे ना, खड़े हुए थे ना, कांग्रेस खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी, और मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए, तब तो आप विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप बात करने की वोटों की बात पे आती है तो कहीं ना कहीं जाकर के दो कुछ को मिलाकर के ही करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये चीज ठीक नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, संविधान के तहत होने चाहिए, मांगे संविधान के तहत। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जोशी जी, संविधान से बात हो रही है, यहाँ बात धर्म की नहीं है, ये बात उन जातियों की है जो पिछड़ी हुई हैं। मैंने धर्म का नाम नहीं लिया है, चाहे वो सिख समाज के लोग हों, चाहे जैन समाज के लोग हों, चाहे वो राय सिख हो, चाहे भाट सिख हो, चाहे वो मेव हो। सर मैं क्या कह रहा हूं, आप प्लीज थोड़ा सुनिए, आप ऊपर वाले ने कान आपको 2 दिए, थोड़ा सुनने के माध्यम भी रखिए। जो जातियां जो बिल्कुल सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आज भी बहुत पिछड़ी हैं, सचर कमेटी रिपोर्ट बनी, रघुनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट बनी, उनमें आप देखिए आरक्षण का मतलब जो मेन उद्देश्य था कि अपलिफ्टमेंट, जो लोग पिछड़ गए हैं कैसे उन्हें समाज में बराबरी का हक मिले, उन्हें चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, उसी के तहत आरक्षण पहले भी मिला है, मिलता आया है।
मैं ये नहीं कहता किसी को दीजिए, अगर लेकिन उनका अगर आर्थिक स्तर या उनकी जो ज़रूरतें हैं अगर वो पूरी नहीं हो पा रही हैं तो क्या बुराई है उस मुख्य धारा में या उस जो सिस्टम में उनको लाने के लिए भी। बात एक। दूसरी बात हाँ धर्म की नहीं हो रही है, उसमें सभी धर्म के लोग हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की जब आप बात करें तो आप सिर्फ मुसलमानों की बात मत करिए, उसमें सिख समुदाय के लोग भी हैं, चाहे मैं जैन समाज की भी बात करता हूं, चाहे वो बिजनेस करने में सक्षम हो, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में आप उनका पार्टिसिपेशन देखेंगे तो बहुत ना के बराबर है। तो जब एक सिस्टम देश में चल रहा है तो क्या सिर्फ कुछ जातियों को या कुछ धर्म के लोगों से जुड़ी जातियों को वंचित रखा जाए? ये कहाँ का जस्टिफिकेशन? और पंकज जोशी जी, आपको तो इसमें साथ आने की जरूरत है अभी, क्योंकि लगातार बातें तमाम होती है, धर्म जाति के आधार पर बांटने की कोशिशें भी होती हैं, लेकिन वाजिब अली ने कहा कि आर्थिक हालातों को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर ही आरक्षण मिले, ऐसी उनकी मंशा और यही वो चाहते भी है। इसमें आपको क्या नाराजगी है? इसका जवाब मैं आप सुनूंगी। ठीक है, इसका जवाब आप सुनिए। इसका जवाब देता हूं आपको। आप पत्र को देखिए, पत्र में क्या लिखा है, जो पिछड़ गई है। इट मींस 55 सालों में इसकी जो है किसको दायित्व लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। आपने लिखा जो पिछड़ गई हैं, जो 1947 में पिछड़ी भी नहीं थी, आधार जब चेंज हुआ तब ही थी, लेकिन अब जो पिछड़ गई है उनका दायित्व किसके ऊपर, और उनका दायित्व उनको जो है इसके लिए जो है कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। और जब हम कटघरे में खड़ा करते हैं तो आप कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ निर्माण किया, हमने तो बहुत कुछ उत्थान किया है, फिर क्यों करते हैं बात? ये दो बुलाया जाना चाहिए सरकार के, जिन लोगों ने 55 साल शासन किया उन लोगों को बुला करके बात की जानी चाहिए। बीजेपी की परेशानी ये है कि हर बात को आखिर में ले जाएं। आप बताइए, पूछिए ना, आप 55 सालों में पंकज जी 55 सालों में जो नहीं हुआ वो आप करेंगे, इसलिए तो आपको काबिज किया ना सर, आपको काबिज किया ना उनको। नहीं, आपने उनको पिछड़ा दिया, मतलब ऐसा काम करेंगे कि लोगों को पिछड़ाएंगे और फिर ये देंगे, फिर पिछड़ाएंगे। तो आपके पास मौका है ना सर, आपके पास मौका है, आप ले आइए आगे। पिछड़ी हुई है, पिछड़ी हुई है, चाहे वो कोई भी कारण रहे, चाहे वो आर्थिक कारण थे या ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी। आर्थिक आधार पर जो लोग हैं, जो आर्थिक आधार पर कमजोर हैं, हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन हाँ धर्म के आधार पर और जातियों के आधार पर जिस तरीके से धर्म की बात नहीं हो रही, धर्म को बीच में मत लाइए। हाँ, आर्थिक आधार पर यदि वास्तव में पिछड़ा है तो पिछड़े को आरक्षण मिलना चाहिए और उसी रूप में बात की जानी चाहिए। लेकिन तो वही तो कह रहे हैं ना, वाजिब वही तो कह रहे हैं ना पंकज जोशी। नहीं, जो डर है ना, ये डर कहीं ना कहीं जब से जो है यहाँ पर जो है एक दूसरे व्यक्ति ने पैर रखा है, तब से कहीं ना कहीं जो है छटपटाहट है, उसके जो है चीजें जो है सामने आएंगी, बाकी सरकार के सामने आएगी, जब देखेंगे क्या जवाब आता है सरकार का। चलिए ठीक है, अली असगर जी मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप इत्तेफाक रखते हैं जो वाजिब अली ने कहा या फिर जिन बागों का जिक्र किया गया, ना धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए, ये वाजिब अली का कहना है? बिल्कुल बात सही है। दरअसल हमारे लिए तो दोनों ही नुकसानदेह साबित हुई हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। जब कांग्रेस के शासन में भी रिपोर्ट आ गई थी रंगनाथन मिश्रा की और सच्चर कमेटी की, तो ना तो इन्होंने लागू किया, और अगर राजस्थान सरकार के पस मंज़र में हम देखें तो वसुंधरा सरकार भी इसी तरह रही, और अभी जो कंटिन्यू में हमारी गहलोत सरकार है, उन लोगों ने तो शायद ये सोच लिया है कि उर्दू के नाम पर और अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों के नाम का कोई विकास का शब्द भी शायद छुपा दिया गया है। यही वजह है कि हमारे यहाँ बढ़ चढ़कर कांग्रेस को एक तरफा मुस्लिम समाज ने वोट दिया, लेकिन उन्हें क्या मिला? उन्हें जहाँ हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें भी हमें प्रतिनिधित्व जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। उर्दू भाषा को लेकर कितने सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, खुद वाजिब अली भी जानते हैं, और वसुंधरा काल में खुद कुछ फैसले लिए भी गए। तो जो कि एक मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने का मामला वो पेंडिंग है। आपने एक संस्था को एक बनाकर एक लड्डू हाथ में थमा दिया, ना वो खाने का है ना निगलने का मामला है, उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, जो स्कूल आप पदोन्नत करते हैं उसमें से उर्दू के पद हटाए जा रहे हैं। खुद यहाँ जयपुर के अंदर 3-4 स्कूल में यहाँ गिना सकता हूँ, प्रताप सिंह खाचरियावास के कार्य क्षेत्र के अंदर लंकापुरी में एक स्कूल के अंदर उर्दू ख़त्म कर दी गई, जहाँ पर 100% मुसलमान हैं, और अमीन कागजी साहब के क्षेत्र के अंदर 2 स्कूल हैं वो ख़त्म कर दिए गए। अगर राजस्थान से बाहर की बात करें तो वहाँ पर भी उर्दू को जो है बिल्कुल ख़तरे में, जो हमारी अल्प भाषाएं हैं उर्दू, सिंधी, पंजाबी, इन सब पे बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है। और ख़ासकर उर्दू को लेकर एक जिसे हम कहें दांडी यात्रा निकाली गई, बहुत ही बहादुरी का काम करके वो शख्स निकला, शमशेर भालू खान, लेकिन उनको भी रास्ते में ख़त्म कर दिया गया, उनकी मांगों को भी 100% नहीं माना गया। आपने किया, वो बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, आपने भरोसा किया, उनको चुना भी, वोट भी दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको चला गया, आपको ठगा गया। इससे पहले कई दफा आपने आवाजें उठाई, लेकिन क्या वजह आपको लगती है? अभी इस सिनेरियो में देखें, हम करंट सिनेरियो में देखें, तो गहलोत सरकार ने हमारे लिए क्या किया, वाजिब अली सर यहाँ बैठे हुए,
लेकिन विपक्ष ने भी वो भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष के पास नंबर 2 का नेता यूनुस खान है, उन्होंने भी कभी खड़े होकर उर्दू के लिए नहीं बोला। चलिए अभी कानू खान जी जो हैं वो खास जो हैं कह सकते हैं कि बहुत गहरे संबंध हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बातें हमारे सामने नहीं आ रही। जो रिक्त पद हैं वो तक नहीं भरे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? यही वजह है कि हम आर्थिक दृष्टि से जब पिछड़ते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी पे जाकर असर पड़ता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, इनकी रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट हो, ये सब हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इस पर रिपोर्ट तो मंगाई जाती है, कमेटी बिठा ली जाती है, लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि वो बंदा 1000 किलोमीटर की यात्रा चलता है और वहाँ उनसे कोई RS लेवल का अधिकारी भी जाकर नहीं मिलता है। ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पार्टियों के लाभ के चक्कर में आप लोगों को जो अल्पसंख्यक समुदाय है या फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि पार्टियों का तो कुछ नहीं बिगड़ता। जब वोटिंग का वक्त आता है, चुनाव का वक्त आता है, आप लोग को रिझाने की कोशिश की जाती है, तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को धरातल पर उतारा नहीं जाता, वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। पंकज जोशी, आप पर भी साफ तौर से आरोप ये है कि पहले आपकी ही सरकार थी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जब वोटिंग की बारी आई, चुनाव की बारी आई, आप लोग उनको लॉलीपॉप देते आए हैं, लेकिन कोई ठोस कदम आपने भी नहीं उठाया, तो फिर आपको तो सवाल खड़े करने का कोई हक ही नहीं है कांग्रेस पर। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अभी नई शिक्षा नीति में क्या है जी? हाँ, नई शिक्षा नीति में क्या है कि जो लोकल भाषा है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उसमें होना चाहिए ना। तो बताइए मुझे, इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अब तक कहाँ थी? आपने कहा कि आपकी सरकार थी, मैं कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ना कि हम अभी अली असगर को आपने जो सुना, चीजें मैं आ रही नहीं कर रही, हैं अली उन चीजों असगर पे बात कह कर रहे रहा हैं। हूँ, आपने मैं सुना उन्हीं ना, पे अली असगर बात कर रहा साहब हूँ को। और उन्हीं चीजों पे कर रहा हूँ। और लगातार जिन चीजों पे हमारे टाइम पे जितना काम हुआ शायद ही मेरे ख्याल में कभी काम हुआ, जिन चीजों के ऊपर आप तो यहाँ कह रहे हैं कि विकास, और ये कह रहा हूँ यहाँ तो सरकारें जो है इस धर्म के आधार पर हमेशा लड़ाती रही। मुझे बताइए कि पिछले सालों से लेकर के सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर ही खुद लगता है। कब लगता है भैया? 2014 से लेकर कौन सा आंदोलन, कौन सा दंगा हुआ भाई? साफ तौर से क्यों लगा आंदोलन? क्यों आरोप पर लगता है? क्यों आप पर ही आरोप है कि ध्रुवीकरण की राजनीति तो आप लोग करते हैं। आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है दंगे होने चाहिए। अच्छा, ये आप, यदि आपका चैनल ये कहता है कि दंगे होने चाहिए लेकिन ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रही हूं तब तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं बगल में आपने सुना ना उनको, आपने सुना ना उनको, आपने साफ तौर से कहा कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ठगा सिर्फ। अभी जो है हमारे पास जो है भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने, मैं एक चीज कह रहा हूं कि जिन चीजों पर इतने सब कुछ होता आया, दंगे होते आए, सब कुछ होता आया, उन सरकारों में लगातार जो है चीजों से डराते रहे लोगों को, उन दोनों कौमों को डराते रहे आप, है ना। उन चीजों में आज उसका फैसला यदि इस सरकार में आकर के, आप मुझे बताइए कहीं एक छोटा सा कंकर भी फेंका गया? नहीं हुआ ना। कोर्टों ने, न्यायालय ने निपटा दिया ना, सीधा सीधा निपटाया और बिल्कुल तरीके से निपटाया और संविधान के तहत निपटाया। तो मैं यही कह रहा हूं, न्यायालय ने फैसला सुनाया है, न्याय नहीं किया है जोशी जी। यदि ये बात है, यदि ये बात आपके चैनल न्यायालय ने फैसला किया है, 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 न्यायालय ने न्याय नहीं किया, फैसला किया है, न्यायालय ने फैसला किया है, दो बड़ी बातें आ गई, न्यायालय ने फैसला किया है। जोशी जी समझ का इस्तेमाल कीजिए, समझ का इस्तेमाल कीजिए, समझ का इस्तेमाल कीजिए, देखिए ये चीज देखिए, समझ का इस्तेमाल कीजिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आप चैनल पे अरे वही न्यायालय एक तरफ दोषी मानता है, एक तरफ दोषी मानता है, दोषी को सजा नहीं देता। ये न्यायालय ने फैसला किया, उसका सम्मान किया मुस्लिम समाज ने, लेकिन न्याय नहीं किया, न्यायालय ने न्याय नहीं किया है। अगर न्याय किया होता तो न्यायाधीश, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 न्यायाधीश, आपका अफसोस और बढ़ाइए, आपका अफसोस और बढ़ा देता हूँ, आपका अफसोस और बढ़ा देता हूँ। आप अपनी तर्क पर बात कीजिए ना पंकज जी, आप लोगों की दिक्कत क्या है? मुझे इस बात समझ में नहीं आती, आप लोगों की दिक्कत क्या है? आप अपने तर्कों के साथ बात कीजिए ना, आप अपने तर्कों के साथ बात कीजिए। अगर आपने काम किया है तो उस पर बात कीजिए, के खिलाफ बाहर आकर, अगर आपने कुछ किया है पंकज जी, ठीक है अली जी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है जो आपका जो कह रहे हैं पैनल, मैंने कहा ना आपको, नहीं अली जी रुकिए, जो लोग इस बहस को सुन रहे हैं, जो लोग इस बहस को देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं इस चीज को। आप इसका इनकार करेंगे पंकज जी, अगर आपने कुछ किया है, आपके पास प्लेटफॉर्म है ना सर, अगर आपने कुछ किया है तो सामने रखिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 वरिष्ठ जज अरे मैं क्या कर रहा हूं, बाहर कुछ कहा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन न्याय की कुर्सी पर बैठ के जो किया वो हम बाहर विश्वास आकर, करेंगे। कोर्ट के बाहर आकर हिंदुस्तान के हमने इतिहास न्याय में को हर एक को पहली माना है बार, और हर एक न्याय का हिंदुस्तान सम्मान में करते पहली हैं। बार, हिंदुस्तान में पहली बार 5 न्यायाधीश आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसी के खिलाफ। तब आप क्यों नहीं बोलते? मुझे लगता है, ये तो जगह आपको पता ही आपको बताया मुझे लगता है, मुझे लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं। इनको यही पता नहीं ये बता दो, वापस ट्रैक पर आ जाइए, वाजिब अली जी, वाजिब अली। मुझे लगता है कि हम अभी
इस डिबेट को उस सेंटर पर रखें जिसके बारे में ये डिबेट रखी गई है या ये प्रोग्राम चल रहा है। तो जोशी जी को जरूरत पता ही नहीं है सर, वो पैनलिस्ट बन ठीक गए। है, जोशी जी की भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है मुद्दे से भटकाना। करंट अफेयर्स पे नजर डालिए जब भी तो पता भारतीय नहीं जनता नहीं तो फिर काम छीने पंकज जी, आरती एक सेकंड सुनिए तो भारतीय जनता पार्टी की पहले बाजी बनी कार्यकर्ताओं क्या की कह रहे हैं। आदत पंकज है, जी सुनिए इन्हें सुनिए बताएं कुछ ये पहुंच सुनिए जाते हैं पहले। 47 में, कभी पहुंच जाते हैं कहीं और। आपने देखा मुद्दा ये है कि राजस्थान के अंदर फिलहाल जो समस्याएं हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय या कुछ लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है। और निश्चित तौर पे पिछले 5 साल बीजेपी के कार्यकाल के अंदर उर्दू टीचर्स को वहां से हटाकर, उर्दू सब्जेक्ट से हटाकर और सब्जेक्ट्स पे लगाया गया और वो पद समाप्त किए गए। कम से कम 150-200 टीचर्स को हटाकर दो स्कूलों में से समाप्त हुए। पहले बात प्रक्रिया में सुनिए, धीरे अनिल जी, धीरे पहले बात धीरे सुनिए, धीरे दीजिएगा, धीरे ये उसके बाद चीजें जो भी हुई आपका काउंटर है वो फिर और उसके बाद स्कूल आप बंद इसके किए। लिए आप सर, बिल्कुल आप आवाज उठाएं, मैं जिम्मेदारी इसके लेता हूं इस बात की। 2 साल हो गए, अगर हम इस समस्या सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं इसकी जिम्मेदारी आपकी लेता सरकार हूं। राज्य बिल्कुल भर के अंदर अपनी जो है वो चीजें बांटने के लिए जा रही है। उनके मंत्री जा रहे हैं कि उन्होंने 2-3 साल में क्या काम किया। तो प्लीज ये भी बता दीजिए कि अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया। नहीं वाजिब जी, सही बात यहाँ है। पर अली जी ये चाहते हैं कि आप उनको आश्वस्त करें कि जल्द से जल्द ऐसा होगा, जो आपकी तमाम मांगे हैं उन पर अमल होगा, आगे अल्पसंख्यकों के लिए काम किया जाएगा। बिल्कुल। बस आश्वासन वो चाहते हैं मैं मैं बिल्कुल इस बात से, इनकी बात से सहमत हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। चाहे वो मदरसा पैरा टीचर्स की बात हो, पिछले बीजेपी कार्यकाल के अंदर भी 5 साल कमेटी बनी और वो मीटिंग खेल के उन्होंने वक्त ख़त्म कर दिया। अभी भी 2 साल हो गए, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरह की रही, चाहे वो कोरोना की वजह से हो, चाहे वो बीजेपी की सियासी चाल के सरकार को अनस्टेबल करने की वजह से हो, कि इस पे हम मजबूत काम नहीं कर पाए। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है और मैं सरकार का हिस्सा हूं, पार्टी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द इन समस्या को समाधान किया जाएगा। पर हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होती है और हर एक समस्या का अपना एक नेचर भी होता है। कुछ समस्या ऐसी हैं जिन पे लॉन्ग टर्म काम किया जाना चाहिए। जिस तरीके की जैसे अगर आरक्षण की बात करें, इन जातियों की बात करें, तो निश्चित तौर पे इनका आर्थिक सर्वे होना चाहिए, इनका सामाजिक स्तर कहां पर है, नौकरी में कितना पार्टिसिपेशन है, इनके बच्चे कितने स्कूल जा पा रहे हैं। असल प्रॉब्लम तो ये कि अक्सर ऐसे इलाकों में टीचर्स की कमी है, रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, लेकिन अब बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले रिक्रूटमेंट्स के अंदर इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा कि जहां जहां उर्दू के पद रिक्त हैं उनको कैसे भरा जाए, या और सिंधी या पंजाबी जो भाषाएं हैं उनको पढ़ने के इच्छुक जो लोग चाहते हैं तो उनको उनका हक मिल जाना चाहिए। अधिकार जो दिया बिल्कुल गया है वाजिब जी। और कानून के आज की अंदर, हम बहस तो वही का मांग रहे हैं। मकसद भी यही था कि आपने जिन बातों का जिक्र किया है उन बातों को अमल में लाया जाए, और ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि जो भी पिछड़ा वर्ग है, वो सिख हो या फिर पंजाबी हो या फिर पारसी हो, बौद्ध हो, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए, सभी को न्याय की दरकार है। और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है। और आज की डिबेट का भी यही एक मकसद था कि वो सभी के सामने आए और उन मुद्दों को लेकर अली असगर भी यही चाहते हैं कि उनको भी आश्वासन जो मिलना था वो आपने दे दिया। हम तो सरकार से ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बातें सामने रखने के लिए।